जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल तुल्य अकादमी पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की और रीतिकाल के संबंध में हमारी जो क्लासें चल रही हैं वो पद्माकर तक हो चुकी थी, उसी की आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा कवि है। जी हाँ, एक कवि हैं बेनी बंदीजन। क्या नाम था? जी हाँ, बेनी बंदीजन महोदय थे और इन्होंने भी कुछ साहित्यिक रचनाएं लिखी थी। इनके बारे में थोड़ा सा समझे। ये जो है बैती जिला रायबरेली में पड़ता है। हाँ जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल तुल्य अकादमी पर। और आज जो हमारी क्लास है वो रीतिकाल से संबंधित है। रीतिकाल में काफी वीडियो जा चुकी हैं और आज अंतिम वीडियो लगभग होने वाली है। तो रीतिकाल ऋतुबद्ध की अंतिम वीडियो होने वाली है। उसमें आज हम देखते हैं कवि वृंद को। किसको देखते हैं? जी हाँ, कवि वृंद को देखते हैं। मित्रों, अगर हम कवि वृंद को देखें तो ये जो है ना, ये मेड़ता यानी जो ये मेड़ता कहाँ है? जोधपुर के रहने वाले थे। और जो कृष्णगढ़ नरेश थे, नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे। ये कौन गुरु था? कृष्णगढ़ के नरेश जो महाराज राज सिंह थे, उनके गुरु थे कवि वृंद। मित्रों, इनके विषय में कहा जाता है कि इनकी रचनाओं में सतसई बहुत महत्वपूर्ण थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में अगर देखा जाए तो एक सतसई जिसे आप कह सकते हैं वृंद सतसई, इसी को कहा जाता है यमक सतसई। इसी को आप अलंकार सतसई भी कह सकते हैं। अलंकार सतसई, तो वृंद सतसई, यमक सतसई, ये सभी जो रचनाएं हैं इन्होंने लिखा था 1704 ईस्वी में। 1704 ईस्वी में लिखा था और इसमें 750 दोहे इन्होंने वर्णित किया था। अन्य रचनाओं के संदर्भ में देखें तो इन्होंने ग्रंथ लिखा था 12 माशा। कौन सा ग्रंथ लिखा था? जी हाँ, 12 माशा नामक ग्रंथ लिखा था। दूसरी रचना इनकी मिल जाती है भाव पंचाशिका। कौन सी? भाव पंचाशिका। एक और रचना मिल जाती है नयन पचीसी और दूसरी मिल जाती है पवन पचीसी। श्रृंगार शिक्षा भी इनका एक ग्रंथ मिलता है, श्रृंगार शिक्षा। इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ भी नहीं मिलता। एक चीज और पूछी जाती है, क्या? कि हिंदी साहित्य में कवि वृंद सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। हिंदी साहित्य में कवि वृंद किसके नाम से जाने जाते हैं? सूक्तिकार के रूप में, सबसे सफल सूक्तिकार। तो ये इनके विषय में से ज्यादा कुछ भी नहीं प्राप्त होगा आपको। और इससे ज्यादा आपसे कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूक्तिकार कौन है रीतिकाल में या हिंदी साहित्य में सबसे सफल, तो आप बता सकते हैं कि वृंद है। यमक सतसई किसकी रचना है? तो आप बता सकते हैं वृंद की। वृंद सतसई किसकी है? तो बता सकते हैं ये अलंकार सतसई की। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? एक ही रचना का नाम है। तो बढ़ते हैं आगे। कितने दोहे थे? तो 750। इनकी सूक्तियां, इनकी उक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं और लोगों ने खूब पसंद भी किया है। और इनकी एक उक्ति है जिसे आप देखें, बहुत ही बेहतर इन्होंने लिखा है कि भले बुरे एक सम, भले बुरे एक सम, जो बोलो नाही, जो तो बोलो नाही। जान परत है काग पिंक, ऋतु वसंत के माही। बात समझिएगा, कोयल और कौवे में अंतर नजर नहीं आता, लेकिन जब वो बसंत के समय में बोल देते हैं तो उनमें अंतर समझ में आ जाता है। तो भला कौन है, बुरा कौन है, जब तक वह बोलेगा नहीं, प्रकट नहीं होगा। यह बात बहुत साफ कही है कि भले बुरे एक सम, जो तो बोले ना, जब तक वो ना बोले तब तक भला और बुरा दोनों एक समान लगते हैं। परंतु जान परत है काग पिक, कि कौन कौवा है और कौन पिक है, यह ऋतु वसंत के आने पर ही कोयल है, यह पता चल पाता है। और देखें, हितहूं को कहिए न तेहि, जो नर होत बोध। जो नर अबोध हो उसके हित की भी बात उसको बताओ। हितहूं को कहिए न तेहि, जो नर होत बोध। जो न कटे को आरसी, होत दिखाए क्रोध। किसी की नाक कटी हो, उसे शीशा दिखाइए आप बार बार, तो उसको क्रोधित होगा। तो इसी प्रकार अबोध है तो उसको कितना भी ज्ञान दोगे, बोध होगा नहीं, तो वो आपके ऊपर चिढ़ जाएगा। इसलिए हित की बात भी नहीं बतानी चाहिए। ये दूसरी होगी। तीसरी भी ये कहते हैं कि फीको
फीको पैनी को लगे, फीको पैनी को लगे, कहिए समय विचारी, कहिए समय विचारी, सबके मन हर शीत हर्षित करे, जो विवाह, जो विवाह में गारी। फीको पैनी को लगे, कहिए समय विचार, सबके मन को हर्षित करे, जो विवाह में गार। तो ये पंक्तियां पूछी जाती हैं आपसे, तो इन्हें बहुत ढंग से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और देखते हैं कि कौन सा तथ्य मिलता है, कौन से कवि हैं। मित्रों आइए देखते हैं एक और कवि जिन्हें लाल कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल कवि कहा जाता है। इनको गोरे गोरे लाल पुरोहित भी कहा जाता है। इनका नाम गोरेलाल पुरोहित भी था। ये मऊ, जो कि बुंदेलखंड के रहने वाले थे, बुंदेलखंड के पास एक मऊ पड़ता है, तो वहीं मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इन्होंने छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल की आज्ञा पर, की आज्ञा से उनके जीवन चरित्र को दोहा चौपाइयों में वर्णित किया था। यानी राजा छत्रसाल के कहने पर इन्होंने उनके जीवन चरित्र को क्या किया था? दोहा चौपाई में वर्णित किया था। इनकी रचनाओं में, वो रचना कौन सी थी भाई? छत्र प्रकाश के नाम से। कौन सी रचना थी? छत्र प्रकाश के नाम से इन्होंने छत्रसाल की जीवनी लिखी थी, जो कि छत्रसाल के आदेश अनुसार इन्होंने लिखा था। इसके अतिरिक्त इनकी एक और रचना मिल जाती है लालदास की, जिसे आप कहते हैं विश्व विलास। क्या कहते हैं? विश्व विलास। इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बस थोड़ा थोड़ा आप इनको सबको जानते रहिए। लाल कवि के बाद अगर हम देखें तो एक और कवि हमें नजर आते हैं, जिनका नाम गुमान मिश्र था। क्या नाम था? गुमान मिश्र। नाम ही गुमान था तो जाहिर सी बात है काम भी इनका कुछ श्रेष्ठ ही रहा होगा। ये वास्तव में महोबा के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? महोबा के रहने वाले थे। और इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम मिल जाता है गोपाल मणि। जी हाँ, गोपाल मणि इनके पिता का नाम मिलता है। और गुमान ने अपने आश्रयदाता, या कह सकते हैं कि जो हुआ करते थे इनके आश्रयदाता, इनके आश्रयदाता कौन थे? अगर आप देखें तो इनके आश्रयदाता का नाम मिल जाता है अकबर अली खां, जो पिहानी के थे ना। कहाँ के थे? पिहानी नरेश थे। जो पिहानी के नरेश थे अकबर अली खां, इनके आश्रय में 1743 ईस्वी में इन्होंने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था नैषध काव्य। क्या था? जी हाँ, नैषध काव्य था। और इसी का इन्होंने पद्यानुवाद किया था। नैषध काव्य का क्या था? क्या किया था? पद्यानुवाद किया था। इसके अतिरिक्त इनके खोजने पर दो ग्रंथ और मिलते हैं। एक ग्रंथ का नाम मिल जाता है कृष्ण चंद्रिका, ये है। और दूसरा ग्रंथ मिल जाता है छंदाटवी होगा, छंदाटवी, जो कि किस पे लिखा गया है? छंद पर लिखा गया है, या पिंगल पर लिखा गया है। तो छंदाटवी, कृष्णचरित्र और नैषध काव्य का इन्होंने पद्यानुवाद किया था। पद्यानुवाद इन्होंने किया था। इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अब गुमान मिश्र के बाद एक और बेहतरीन कवि मिल जाता है, जिसे आप सूदन कवि जानते हैं। कि एक रचना बहुत पूछी जाती है ना, सुजान चरित के नाम से आप जानते हैं। जी हाँ, ये मथुरा के माथुर चौबे थे। कौन थे? माथुर चौबे थे। ये मथुरा के माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम बसंत था। क्या नाम था? इनके पिता का नाम बसंत था। इनके पिता का नाम क्या था? वसंत था। ये कूदन भरतपुर के राजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह, उपनाम सूरजमल, के यहां रहते थे। सूरजमल के यहां ये रहते थे, जिसका नाम सुजान सिंह था। इन्हीं के पराक्रम, इन्हीं के चरित्र वर्णन इन्होंने एक रचना लिखी थी, जिसे आप सब जानते हैं सुजान चरित्र नाम से, या चरित नाम से। इस रचना को विशेष ध्यान रखना, बहुत पूछी जाती है। और यह एक प्रबंध काव्य था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्या था? प्रबंध काव्य था। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा सूदन के विषय में कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। तो यहां पर हो गया सूदन कवि, गुमान मिश्र और लाल कवि। आपसे मैं बताऊं, आपको दिमाग में आ रहा होगा सर इस सबको पढ़ाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन इनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं। इसलिए हम नहीं चाहते तो रीतिकाल कभी खत्म कर देते, लेकिन रीतिकाल को खत्म करना उद्देश्य नहीं ना, आपको पूरी तरह इससे परिचित कराना उद्देश्य है, पूरी तरह हिंदी साहित्य का इतिहास समेटना उद्देश्य है। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिएगा, मधुसूदन दास ने हेडिंग डालिएगा क्या? मधुसूदन दास ने एक गोविंद
दास नामक व्यक्ति के कहने पर, गोविंद दास व्यक्ति के कहने पर रामाश्वमेघ नामक रचना को लिखा। रामाश्वमेघ रचना को इन्होंने तुलसीदास के अनुकरण पर लिखा था। तुलसीदास के अनुकरण पर लिखा था। सेम लगता ही नहीं है कि तुलसी नहीं कोई और लिखा है, तो इन्होंने उन्हीं के अनुसरण पर लिखा था और इसे रामचरित का परिशिष्ट माना जाता है। रामचरित मानस का परिशिष्ट, ये उत्तर प्रश्न बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना परिशिष्ट माना जाता है, रामचरितमानस का परिशिष्ट माना जाता है मधुसूदन की ये रामाश्वमेघ नामक रचना। किसके कहने पर लिखा था? गोविंद दास, किसी गोविंद दास नामक व्यक्ति के कहने पर इन्होंने इसको लिखा था। इससे ज्यादा इनके विषय में कुछ नहीं। अगर चाहें तो इनकी पंक्तियां आप चाहें तो लिख सकते हैं। क्या देखें? सिय रघुपति पद कंज पुनीता, सिय रघुपति पद कंज पुनीता, प्रथम ही वदन करो स प्रीता। नहीं लग रहा कि तुलसी नहीं लिखा होगा, तो इसलिए इन्होंने तुलसी के अनुकरण पर लिखा था गोविंद दास के कहने पर रामाश्वमेघ। तो इसलिए सिय रघुपति पद कंज पुनीता, प्रथम ही वदन करो स प्रीता। तो यहां पर ये हो गया मधुसूदन दास। अब आगे देखें तो एक रचना है राम सहाय दास, नाम सुना होगा आप लोगों ने। राम सहाय दास ये बनारस के चौबे थे। कहाँ के थे? बनारस के चौबे थे। तो बनारस के चौबे जी ने, और अगर देखा जाए तो ये एक वही महाराज थे काशी नरेश, जिसको बनारस के ही नरेश थे, जिनका नाम मिल जाता है उदित नारायण सिंह। उदित नारायण सिंह के दरबार में ये रहा करते थे। कौन? राम सहाय। इन्होंने जो मित्रों, बहुत बड़ी बात यह है कि इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर राम सतसई को लिखा। बिहारी सतसई के अनुकरण पर राम सतसई को लिखा। यानी राम सतसई किसका ग्रंथ है? राम सहाय का। मित्रों बताया जाता है कि यह पुस्तक बिहारी सतसई पर लिखी गई सबसे सफल पुस्तक है। इसे बहुत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोहे के पास पहुंच जाते हैं। यानी इन्होंने जो लिखा है, लगता है कि ये दोहे बिहारी ने ही लिखे हैं। बात समझिएगा मित्रों, राम सतसई में श्रृंगार रस की जबरदस्त विवेचना इन्होंने की है। इसके अतिरिक्त, राम सतसई के अतिरिक्त इन्होंने वाणी भूषण नामक रचना को लिखा है। वाणी भूषण नामक लिखा है। इसके साथ साथ वित्त तरंगणी नामक रचना को इन्होंने लिखा है। इसके साथ साथ ककहरा नामक रचना को इन्होंने लिखा है। तो इनकी 4 रचनाएं मिलती हैं, राम सतसई, वाणी भूषण, वृत्त तरंगणी और ककहरा नामक रचनाएं मिल जाती हैं। देखिएगा, वाणी भूषण नामक जो इनका ग्रंथ है वो अलंकार पर आधारित है। किस पर आधारित है? अलंकार पर आधारित है। और वृत्त तरंगणी जो है वो पिंगल यानी छंद पर आधारित है। पिंगल शास्त्र यानी छंद पर आधारित है मित्रों। इसके साथ ककहरा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ककहरा जायसी के अखरावट के आधार पर लिखा गया है। अखरावट के आधार पर एक मोटी पुस्तक उन्होंने ककहरा नाम से लिख दिया था। मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल राम सहाय और ये सब चीजें मधुसूदन दास को आपने बेहतर ढंग से समझ लिया होगा। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। विक्रम बैताल या बैताल कवि, बात समझिएगा। ये जाति के बंदीजन थे जो कि विक्रम शाही के दरबार में रहते थे। इनकी रचना विक्रम सतसई, बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों, कुंडलिया छंद में लिखी गई है। किस छंद में? कुंडलिया छंद में लिखी गई है। इससे ज्यादा इनके विषय में कुछ मिलता नहीं है। गिरिधर दास अगले कवि, गिरिधर दास। इनका नाम गोपाल दास भी मिलता है। ये कि देखा जाए तो ये भारतेंदु के पिता थे। भारतेंदु के ये पिता थे। कौन? गिरिधर दास। ये रचना जब करने लगे तो अपनी रचनाओं में इन्होंने गोपाल चंद नाम से कविता की है। किस नाम से कविता किया? जी हाँ, गोपाल चंद, उसके आगे गिरिधर दास जोड़कर गोपाल चंद गिरिधर दास नाम से इन्होंने कविता करना शुरू किया था और गिरिधर दास रखते थे। तो कहने का तात्पर्य हो कि भारतेंदु के संबंध में इन्होंने लिखा है कि जिन श्री गिरिधर दास कवि रचे ग्रंथ 40। तो भारतेंदु ने बताया है कि गिरिधर दास ने कुल कितने? 40 ग्रंथ लिखे थे, 1-2 नहीं। तो यानी गिरिधर दास के कुल कितने ग्रंथों को मिलता है? 40 मिलता है। और उन 40 में कुछ भी प्राप्त नहीं होते, कुछ जो मिलते हैं जरा वो समझिएगा। एक मिल जाता है जरासंध वध, जो कि ये महाकाव्य था, बात समझिए। दूसरा मिल जाता है भारती भूषण, ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है, यानी इसमें अलंकार लिखे गए। भाषा व्याकरण को भी लिखा था उन्होंने, भाषा व्याकरण नामक ग्रंथ को भी लिखा था।
एक ग्रंथ लिखा था रस रत्नाकर को, रस रत्नाकर नामक ग्रंथ को भी इन्होंने लिखा था। और ग्रीष्म वर्णन नामक एक ग्रंथ को इन्होंने लिखा था, जिसमें अनुप्रास और यमक की छटा खूब बिखेरी है इन्होंने। तो यहीं पर गिरधरदास जी समाप्त हो गए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अब एक और कवि मिलते हैं और जिनका नाम था महाराज विश्वनाथ सिंह। महाराज विश्वनाथ सिंह रीवा के रहने वाले थे। रीवा के विद्या रसिक आप कह सकते हैं, विद्या रसिक व्यक्ति थे, यानी ये पढ़ते बहुत थे, विद्या रसिक व्यक्ति थे। इन्होंने अपने जीवन में 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों को लिखा। एक का नाम आप जानते हैं आनंद रघु नंदन रहा है, और जो कि आप जानते हैं कि पहले नाटक के संदर्भ में इसका उल्लेख होता है। और इन्होंने एक लिखा है उत्तम काव्य प्रकाश, और तीसरी लिखी है इन्होंने ग्रंथ लिखा है धनुर्विद्या, उत्तम काव्य प्रकाश और आनंद रघुनंदन, ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। ध्यान दीजिएगा, ब्रज भाषा में, ये बात एकदम गांठ में लीजिएगा, ब्रज भाषा में यहां व्रज होता है, जब कभी वर्तनी की बात करें तो व्रज होता है ना। व्रज भाषा में सबसे पहले नाटक लिखने का कार्य इन्होंने ही किया। तो ये पहले नाटककार कहे जा सकते हैं, लेकिन केवल ब्रज भाषा में। किसमें? ब्रज भाषा में। तो इनके पहले नाटक का नाम क्या है? आनंद रघुनंदन। क्या है? आनंद रघुनंदन। इससे ज्यादा कुछ विशेष नहीं प्राप्त होता। मित्रों, मुझे आशा है रीतिबद्ध की सारी बातें, रीतिबद्ध की से रिलेटेड जितने भी कवि थे, लगभग हमने 40 38 39 40 कवियों को पढ़ा, जो कि सबके बस की बात नहीं होती, और ये असामान्य बात भी नहीं है। आशा है आप सबको आनंद भी आया होगा और आपने बेहतर समझा भी होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज रीतिबद्ध यही समाप्त हुआ। अब अगली जो वीडियो होगी वो रीत सिद्ध से होगी। एक वीडियो जिस बिहारी पर डिपेंड होगी, और दूसरी वीडियो जो होगी 2 या 3 वीडियो और आएंगे जो रीतिकाल को संपूर्ण कर देंगी। रीतिकाल का एक भाग खत्म हुआ, अभी 2 शेष हैं, दोनों में 1 से लेकर के कुल मिलाकर 4 से 5 वीडियो आनी है। तो आप लोग बिल्कुल बने रहें और लगातार क्लासें लेते रहें। आप सबका दिन शुभ, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंद।